तो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL207 के 5th यूनिट मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। इस सेकेंड पार्ट में हम सेकेंड टॉपिक 5.2 मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितनी टाइप्स की होती है। अब हम उसका डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि एक्चुअली में मेमोरी हम किसे कहते हैं, किससे बनी हुई होती है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या क्या कंपोनेंट्स या किन डिवाइसेस की वो बनी हुई होती है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर या फिर जनरल टर्म्स में हम बात करें किसी भी कंप्यूटर का जो मेमोरी स्पेस है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। मेमोरी एक्चुअली में किन की बनी हुई होती है, छोटे छोटे स्टोरेज यूनिट्स या डिवाइसेस की, उन सबको एक साथ जोड़ के हमें मेमोरी मिलती है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी किसी भी प्रकार की बाइनरी इन्फॉर्मेशन को बिट्स के फॉर्म में स्टोर करती है। बिट्स आपके दो होते हैं, 0 या 1। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी की, उसे कहा जाता है लैच या फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर करता है, ये हम लास्ट टाइम भी देख चुके हैं। लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं वो गेट्स के बने हुए होते हैं, नैंड गेट्स, नॉर गेट्स, जो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे। इन छोटे छोटे यूनिट्स बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स या बहुत सारे लैचेस को जोड़कर मेमोरी बनती है। तो अगर हम 8085 की बात करें तो उसमें 8 फ्लिप फ्लॉप्स या 8 लैचेस के ग्रुप को रजिस्टर कहा जाता है, और इस तरह के बहुत सारे रजिस्टर्स को कंबाइन करके मेमोरी बनाई जाती है। मेमोरी लैच या मेमोरी फ्लिप फ्लॉप और लैच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है कंट्रोलिंग इनपुट का। फ्लिप फ्लॉप में कोई कंट्रोलिंग इनपुट नहीं होता, एक इनपुट सिग्नल के लिए लाइन होती है और एक आउटपुट सिग्नल के लिए लाइन होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकें, यहाँ पे एक डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया हुआ है, तो डी इन इनपुट सिग्नल के लिए है और डी आउट आउटपुट सिग्नल के लिए है। पर लेकिन यहाँ पे जो तीसरा सिग्नल है EN इनेबल, वो इसका कंट्रोलिंग सिग्नल है। जब ये इनेबल सिग्नल दिया जाएगा तभी आपका इनपुट चेंज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये लैच है। अगर हम इस इनेबल सिग्नल को हटा लें तो वो सिंपली क्या कहलाता है, एक फ्लिप फ्लॉप। तो मेमोरी जो है वो एक ऐसा सर्किट है जो हाई या लो बिट्स को वोल्टेज लेवल्स या कैपेसिटिव चार्जेस की तरह स्टोर कर सकता है। हाई लेवल्स को हम 1 कहते हैं, लो लेवल्स को हम 0 कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप या लैच मेमोरी के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप या लैच होता है। किसी भी लैच में कोई भी बिट राइट या स्टोर करने के लिए हमें एक इनपुट डेटा चाहिए जिसको हम कहते हैं DN, और एक इनेबल सिग्नल चाहिए EN। जब इनेबल सिग्नल ऑन होगा आपका DN फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर हो पाएगा, अदरवाइज उस लाइन पे जो भी है 0 या 1 वो फ्लिप फ्लॉप में राइट नहीं होता। फ्लिप फ्लॉप का जो कंटेंट है वो तब तक चेंज नहीं होता जब तक कि इनेबल सिग्नल आपका ऑन नहीं हो। यहाँ पे जो इनेबल सिग्नल है वो लो इनेबल्ड भी हो सकता है और हाई इनेबल्ड भी हो सकता है। लो या हाई इनेबल्ड से मतलब है कि अगर वो एक्टिव लो हुआ तो वो 0 पे इनेबल होगा, अगर वो एक्टिव हाई हुआ तो वो हाई पे इनेबल्ड होगा। जैसा कि इस डायग्राम में सीधा एरो दिख रहा है आपको EN के आगे, तो वो एक्टिव हाई है, यानी 1 पे वो इनेबल होगा। अगर यहाँ पर एक छोटा सा बबल होता, बबल नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है या एक्टिव लो सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करता है डिजिटल सर्किट्स में, तो अगर यहाँ पे 0 होता तो वो बबल होता तो वो 0 पे इनेबल होता। तो यहाँ पे इस लैच में जो भी स्टोर्ड बिट है वो आपको कहाँ पर मिलता है, D आउट पे, आउटपुट लाइन पे। मेमोरी लैचेस में अनइंटेंशनल चेंजेस को अवॉइड करने के लिए हम इनपुट और आउटपुट पे 2 ट्राई स्टेट बफर्स को यूज़ कर सकते हैं। बफर्स क्या होते हैं? बफर्स सिंपली वो डिवाइसेस होती हैं जो ड्राइविंग कैपेबिलिटी बढ़ाती हैं किसी भी लॉजिक सर्किट की, यानी कि उसका करंट या पावर। ड्राइविंग कैपेबिलिटी से क्या मतलब है कि आपके आगे जो सर्किट, मतलब बफर के आगे जो सर्किट लग रहा है उसको चलाने के लिए, उसमें कोई भी चेंज कराने के लिए एक मिनिमम करंट या पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सिग्नल का करंट या पावर उस मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल का नहीं है तो उस डिवाइस पे उस सिग्नल का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि मैंने 0 भेजा लाइन पे,
लेकिन वो ज़ीरो बहुत ही नेगेटिव वोल्टेज में है, और वो नेगेटिव वोल्टेज जो हमारी डिवाइस है आगे यानी फ्लिप फ्लॉप या लैच जो है उसको ऑन नहीं कर सकती, थ्रेशोल्ड को वो क्रॉस नहीं करता, क्योंकि जितने भी आपके फ्लिप फ्लॉप्स या गेट्स की हम बात करें, ये गेट से बने हुए होते हैं यानी ट्रांजिस्टर से बने हुए होते हैं। तो ट्रांजिस्टर को अगर ऑन कराना है तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड करंट या वोल्टेज आपको देना पड़ता है। तो उसके लिए हम बफर्स यूज़ करते हैं जो उनके करंट या पावर को बढ़ा देते हैं, ताकि वो अपने आगे जुड़ी हुई डिवाइसेस को ऑन करने के कंडीशन में हो। अब ट्राई स्टेट का मतलब क्या होता है? ट्राई स्टेट जैसा कि नाम से देख रहे हैं हम, 3 स्टेट्स। तो जो ट्राई स्टेट बफर्स होते हैं इनकी 3 स्टेट्स होती हैं, लॉजिक हाई, लॉजिक लो या फिर हाई इम्पिडेंस। लॉजिक हाई, लॉजिक लो आप समझते हैं, लॉजिक हाई इज़ 1 एंड लॉजिक लो इज़ 0, मतलब बफर में या तो 1 होगा या 0 होगा। लेकिन यहाँ पे एक थर्ड स्टेट भी है, वो है हाई इम्पिडेंस स्टेट। हाई इम्पिडेंस स्टेट, इम्पिडेंस मतलब प्रतिरोधक क्षमता। जब बहुत हाई इम्पिडेंस होता है तब वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होता, उसको प्रैक्टिकली कट ऑफ सिचुएशन हम मान सकते हैं, यानी कि स्विच ऑफ है वो, अभी वहाँ पे ओपन सर्किट है, ना तो लो करंट जा रहा है ना ही हाई करंट जा रहा है, तो ना 0 जा रहा है ना 1 जा रहा है, वो एक तरह से ओपन सर्किट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाई इम्पिडेंस। ट्राई स्टेट बफर्स को बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ करने का जो रीज़न है वो ये है कि बसेस तो हमारे पास वही हैं, एक एड्रेस बस है, एक डेटा बस है, लेकिन उन बसेस से बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जुड़ी हुई होती हैं। वही बसेस मेमोरी के लिए काम आती है, वही बसेस माइक्रो प्रोसेसर के लिए काम आती है, वही बसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए काम आती हैं। तो उन बसेस पे कौन अपना डेटा डाले, ये किससे पता चलता है हमें? ट्राई स्टेट बफर के थर्ड लॉजिक से, वो है आपका हाई इम्पिडेंस लॉजिक। तो जो डिवाइस को हमें इनेबल करना होता है उसको हम लॉजिक हाई या लॉजिक लो में रखते हैं, वो इनेबल्ड होता है उसका थर्ड स्टेट। और जिस डिवाइस को हमें इनेबल नहीं करना होता है, डिसेबल करना होता है कि वो अपना डेटा बस पे नहीं डाल पाए, उसको हम किस स्टेट में डाल देते हैं? हाई इम्पिडेंस स्टेट में। इससे क्या होता है, एक ही बस को बहुत सारे डिवाइसेस एक्सेस कर पाते हैं बिना एक दूसरे का डेटा ओवरराइट किए हुए। तो यहाँ पर जो हमने पहले डी फ्लिप फ्लॉप देखा था उसमें हम 2 ट्राई स्टेट बफर्स यूज़ करेंगे इनपुट और आउटपुट के साथ, उसको कंट्रोल करने के लिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सिंपल वही पुराना वाला डायग्राम है जहाँ पे हमने डी फ्लिप फ्लॉप देखा था एज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे आपका डी इन था और डी आउट था। अब डी इन अनइंटेंशनली चेंज ना हो, अनइंटेंशनली चेंज होने से क्या मतलब है, सर्किट में क्योंकि बहुत सारे वायर्स होते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स जा रहे होते हैं, तो कोई और सिग्नल नहीं आ जाए जब तक कि हम कंफर्म नहीं करते हैं कि हाँ हमें सिग्नल इसमें भेजना ही है, कुछ राइट करना ही है, तब तक आपका डीएन आगे नहीं जाना चाहिए। नॉइज सिग्नल भी हो सकते हैं, कुछ भी इंटरफेयरिंग सिग्नल होता है, अगर कोई भी सिग्नल अंदर तक पहुंच जाएगा तो जो भी हमने अंदर डेटा लिखा है 0 या 1 वो ओवरराइट हो जाएगा। तो उस अनइंटेंशनल ओवरराइटिंग को रोकने के लिए और इस तरह से अनइंटेंशनल रीडिंग को रोकने के लिए हमने इन पे और आउट पे, डी इन और डी आउट दोनों पे 2 ट्राई स्टेट बफर्स यूज़ किए हैं। डी इन क्योंकि हम लिख रहे हैं इनपुट डेटा फ्लिप फ्लॉप में, तो वहाँ पे जो कंट्रोलिंग सिग्नल है बफर का उसको हमने नाम दिया है राइट। और डी आउट क्योंकि हम लैच में से डेटा को पढ़ रहे हैं, तो उस बफर का जो कंट्रोलिंग सिग्नल है उसको हमने नाम दिया है रीड। ये दोनों इनेबल सिग्नल्स ही हैं एक तरह के से बफर के, लेकिन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इनको नाम दे दिया है राइट और रीड। इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इन में आप रीड नहीं कर रहे हो, इनमें आप डेटा लिख रहे हो, राइट कर रहे हो, तो उसका जो नाम होगा वो राइट होगा। और आउट में आप डेटा पढ़ रहे हो लैच से, तो उसका नाम होगा रीड। दोनों सिग्नल रीड और राइट के ऊपर आप देखिए बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है एक्टिव लो, यानी ये दोनों बफर्स तब इनेबल्ड होंगे जब इन पे क्या होगा, 0 होगा, तभी ये बफर्स इनपुट को राइट करने देंगे या फिर आउटपुट को रीड करने देंगे। वो सिग्नल्स में आप देखिए बफर्स में बबल भी लगा हुआ है जो ये इंडिकेट करता है कि ये एक्टिव लो इनेबल्ड है। जब 0 होगा तभी ये दोनों बफर्स इनेबल्ड होंगे। मेमोरी रजिस्टर्स। अब हमने क्या कहा था कि मेमोरी का जो सबसे छोटा यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, लैच। लैचेस देखा हमने, उनके कंट्रोलिंग बफर्स देख लिए हमने, रीड और राइट इनेबल्ड जो होते हैं।
अब एक लैच क्योंकि एक बिट स्टोर कर सकता है, तो ऐसे बहुत सारे लैचेस को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक रजिस्टर। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में 4 लैचेस को कंबाइन किया गया है। इन 4 लैचेस में डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास 4 इनपुट लाइंस हैं और उनमें से डेटा रीड करने के लिए 4 आउटपुट लाइंस हैं। जहाँ पे हम डेटा इनपुट कर रहे हैं वहाँ पे जो बफर्स लगे हुए हैं वो राइट सिग्नल से इनेबल्ड हैं, और आउटपुट बफर्स जहाँ पे हम आउटपुट रीड कर रहे हैं वो रीड सिग्नल से इनेबल्ड हैं। तो इन 4 लैचेस को जोड़ के हमें जो रजिस्टर मिलता है उसका साइज़ कितना होगा, 4 बिट, क्योंकि वो 4 बिट्स को स्टोर कर सकता है। तो इस 4 बिट रजिस्टर की वजह से इन रजिस्टर्स से मिला के जो हम मेमोरी बनाएंगे उसका वर्ड साइज़ क्या होगा, 4 बिट्स। वो मेमोरी 4 बिट्स के वर्ड्स को स्टोर कर पाएगी। तो जो हमने रजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन देखी लास्ट स्लाइड में लैचेस के फॉर्म में, अगर हम उसको एक रजिस्टर के रूप में, एक बॉक्स के रूप में बना के लिखें तो हमें एक ऐसा रजिस्टर मिलता है जिसका साइज़ हम क्या कहेंगे, 1x4 बिट। 1x4 बिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर है एक और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 बिट्स को स्टोर करना। इनपुट बफर कंट्रोल्ड होता है आपका राइट सिग्नल से और आउटपुट बफर कंट्रोल्ड होता है आपका रीड सिग्नल से। तो इस तरह से हमें एक 1x4 बिट का रजिस्टर मिल जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम जो मेमोरी है साइज़ W×B बिट्स के रूप में बताते हैं, जहाँ पे W क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, और B क्या होता है, हर रजिस्टर द्वारा स्टोर किए जाने वाले बिट्स की संख्या। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ 4×4 बिट की मेमोरी है, तो 4×4 बिट की मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर कितने बिट को स्टोर कर सकता है, 4। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 256×8 बिट की मेमोरी है, तो इसका मतलब फर्स्ट जो नंबर है आपका 256, वो क्या बताता है, नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स। उसमें 256 रजिस्टर हैं और ×8 8 बताता है आपके नंबर ऑफ़ बिट्स, और हर रजिस्टर कितने बिट्स को स्टोर कर सकता है, 8 बिट को। तो 256 × 8 की जो मेमोरी होगी उसमें 256 रजिस्टर्स होंगे और हर रजिस्टर 8 बिट्स को स्टोर कर सकता है। तो हम उसे कह सकते हैं 256 बाइट्स ऑफ मेमोरी, क्योंकि 8 बिट मिला के कितना देता है आपको, 1 बाइट। तो 256 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अब जब हम इन रजिस्टर्स को मिला के हमारी मेमोरी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कितने रजिस्टर्स को मिला के कैसे मेमोरी ऑर्गेनाइज करते हैं वो देखते हैं। डायग्राम में आपको 4×8 बिट रजिस्टर का एक 4×8 बिट मेमोरी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें 4 रजिस्टर्स हैं आपके, उनको नाम दे दिए हमने रजिस्टर 0, 1, 2 और 3। इन 4 रजिस्टर्स में 8-8 बिट स्टोर हो सकते हैं। अब इन रजिस्टर्स में से किस रजिस्टर में हमें लिखना या फिर किस रजिस्टर से हमें पढ़ना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इन रजिस्टर्स के एड्रेसेस। वो एड्रेसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बस से। अब क्योंकि हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं, तो इन 4 रजिस्टर्स के नाम हम क्या दे सकते हैं, 00, 01, 10 और 11। ठीक है, ये जो भी हमने नाम दिए रजिस्टर 0, 1, 2, 3 उसके बाद इक्विवेलेंट है एक तरीके से। तो अगर हमारे पास 4 रजिस्टर थे तो हमने कितने बिट्स को यूज़ किया, 2 बिट्स को, 00, 01, 10 और 11। 2 बिट्स को यूज़ किया है, तो 2 बिट्स के लिए एड्रेस लाइन हमें कौन कौन सी चाहिए, A0 और A1। तो आप देखिए यहाँ पे 2 एड्रेस लाइन्स यूज़ की हुई हैं, A0 और A1। उसके बाद एक यूज़ किया है हमने 2 to 4 डिकोडर। जो भी एड्रेस लाइंस हमारे पास हैं उनसे एड्रेसेस बनाने के लिए रजिस्टर्स के हमें क्या चाहिए होता है, एक डिकोडर। डिकोडर का काम क्या होता है, जो भी उसमें आपने नंबर ऑफ़ बिट्स दिए हैं उनको वो डिकोड कर देता है। जैसे कि हमने अगर 4 बिट्स दिए, 0, 1, 2 4 बिट्स दिए, 4 लाइंस दी हैं, तो उन 4 लाइन से टोटल कितने कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं हमें, 2⁴ दैट इज़ 16। तो अगर 4 लाइंस हैं तो 16 रजिस्टर्स को एड्रेस किया जा सकता है। अगर हमारे पास 3 लाइंस हैं, अगर हम 3 to 8 डिकोडर यूज़ करते हैं तो 3 लाइंस हैं तो 2⁵ 8
रजिस्टर्स को डिकोड किया जा सकता है। तो हम कौन सा डिकोडर यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं तो हमें 2 to 4 डिकोडर चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें 2 एड्रेस बिट्स चाहिए, A0 और A1। इसी तरह से जिस तरह से हमने एक 4x8 मेमोरी देखी, अब हम देखते हैं 8x8 मेमोरी। 8x8 मेमोरी में आपकी 8 रजिस्टर्स हैं और हर रजिस्टर 8 बिट को स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड डायग्राम, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन रहेगा हमारा किसी भी मेमोरी को दिखाने का। एक ब्लॉक है, उसमें आपके रजिस्टर्स हैं, जितनी भी आपकी मेमोरी है उस हिसाब से, और 2 आपके कंट्रोलिंग सिग्नल्स हैं, रीड और राइट। एक्टिव लो हैं इसलिए यहाँ पे बबल्स हैं, और आपके इनपुट आउटपुट लाइंस हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 8 रजिस्टर्स हैं, R0 से लेकर R7 तक, 8 रजिस्टर्स को एड्रेस करने के लिए हमें कितने बिट्स चाहिएंगे? 3। तो हमने 3 एड्रेस लाइंस यूज़ की हैं, A0, A1 और A2। अब यदि इसी 8x8 की मेमोरी को हम 2 4x8 के मेमोरी के कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखी थी 4x8 की मेमोरी, जिसमें 4 रजिस्टर्स हैं और हर 8 बिट को स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 8x8 की मेमोरी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 2 4x8 के चिप्स अवेलेबल हैं, तो उससे हम 8x8 की मेमोरी बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा सिग्नल यूज़ करते हैं, वो कौन सा होता है आपका? चिप सेलेक्ट सिग्नल। चिप सिलेक्ट, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, जो चिप को सिलेक्ट करने के काम में आता है। हमें फर्स्ट चिप सेलेक्ट करनी है या फिर सेकंड चिप सेलेक्ट करनी है, ये हम इस सिग्नल से कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे जो हम 2 चिप्स यूज़ करेंगे 4x8 मेमोरी की, इसमें R0 से लेकर R3 तक फर्स्ट चिप में होंगे और R4 से लेकर R7 तक आपके सेकंड चिप में होंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हमने 4x8 की बात की थी तो उसके लिए 2 एड्रेस लाइंस चाहिए थी हमें, A1 और A0। A1 और A0 के केस में जो बिट कॉम्बिनेशंस रहेंगे 00, 01, 10 और 11, वो दोनों चिप्स के लिए सेम है। तो यहाँ पर R0 से R3 के केस में A0, A1 की वैल्यू है 00, 01, 10 और 11, लेकिन A2 की वैल्यू हमें है 0। ठीक है, तो ये वाली चिप कब सिलेक्ट होगी आपकी? जब A2 पे क्या जाएगा? 0। तो A2 पे 0 जाएगा तो डायरेक्ट हम उसको चिप सेलेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। 0 है, एक्टिव लो है, तो आपकी फर्स्ट चिप सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन R4 से R7 के अगर आप कॉम्बिनेशंस देखें तो उसमें जो 2 लोअर बिट के कॉम्बिनेशन है A0 और A1 के, वो सेम है नीचे वालों के, लेकिन जो थर्ड बिट है A2, वो चारों में क्या है? 1। यानी ये चिप तब सिलेक्ट होगी जब A2 की वैल्यू क्या हो? 1। तो अगर हमें 1 से इस चिप को सिलेक्ट करना है तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? एक नॉट गेट। नॉट गेट क्यों? क्योंकि चिप सेलेक्ट सिग्नल क्या है आपका? एक्टिव लो सिग्नल है। CS के ऊपर बार है, वो एक एक्टिव लो सिग्नल है, वो तभी इनेबल होगा जब यहाँ पे क्या आएगा? 0। अब A2 जब 1 होगा तो वो नॉट गेट से निकला 0 और फिर वो इस सेकंड चिप को सिलेक्ट कर सकता है। इस केस में जब A2 1 है तो वो फर्स्ट चिप को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? 0। लेकिन अभी A2 पे क्या है? 1। तो A2 जब 1 है तो फर्स्ट चिप सेलेक्ट नहीं होगी, सिर्फ सेकंड चिप सेलेक्ट होगी। और जब A2 0 है तो फर्स्ट चिप सेलेक्ट होगी और सेकंड चिप सेलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तक A2 1 बन के जा रहा है नॉट गेट के थ्रू। तो इस तरह से चिप सेलेक्ट सिग्नल यूज़ करके हम छोटे छोटे चिप्स से एक बड़ी चिप को डिज़ाइन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें कितने मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। तो हमने अभी तक देखा, जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे पहले, उसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइंस हैं, स्मॉल n, तो हम कैपिटल N नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स को एड्रेस कर सकते हैं, और जो उनका रिलेशन है वो क्या रहता है? n = log base 2 n। यानी अगर 16 रजिस्टर्स हैं तो हमें एड्रेस लाइंस कितनी चाहिए? 4। 8 रजिस्टर्स हैं तो हमें एड्रेस लाइंस कितनी चाहिए? 3। 4 रजिस्टर्स हैं तो हमें एड्रेस लाइंस कितनी चाहिए? 2।
तो n इक्वल टू लॉग एन बेस 2 के रिलेशन से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कैपिटल N नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स हैं तो हमें स्मॉल n नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइंस चाहिएंगी।